अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आईएसएसबी फॉर्म फिलिंग। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि आपको पता है कि आईएसएसबी फॉर्म आपको इनिशियल के सारे प्रोसेस पास होने के बाद मिलता है, जो कि आप फिल करके देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट आपके आईएसएसबी में जाने से पहले आईएसएसबी स्टाफ के पास और बोर्ड के पास पहुंच जाता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू दिस थिंग, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड it either be your recommendation letter, your appointment letter, or it can lead you towards the not recommendation। ये इतना important document है कि आप इस बेस पे रिकमेंड भी हो सकते हैं और नॉट रिकमेंड भी हो सकते हैं। आपके जाने से पहले जब ये फॉर्म जाता है आईएसएसबी स्टाफ के पास, तो आपके पहुंचने से पहले पहले आपकी 50% सिलेक्शन या रिजेक्शन इस फॉर्म की बेस पे हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी आईएसएसबी स्टार्ट उस वक्त होती है जब आपको आईएसएसबी फॉर्म मिलता है, क्योंकि आपकी आईएसएसबी उस वक्त स्टार्ट हो जाती है। स्टाफ को, आईएसएसबी स्टाफ को पता चल जाता है आपकी राइटिंग, आपकी बिहेवियर, आपकी जो बायोडाटा आपने फिल किया हुआ है अंदर से, उससे आपके बिहेवियर का, आपके माइंड सेट का पता चल जाता है कि कोई शाहकार है या फिर कोई थोड़ा जेंटलमैन है। तो उसके लिए इसको फिल करने का बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा इसको तरीके से भरना पड़ता है। 50% सिलेक्शन या रिजेक्शन इस आपकी आईएसएसबी फॉर्म पे डिपेंड करती है। इसको भरने के लिए जो इसका जो प्रोसेस है, उसमें जो ख़ास चीज़ें जिसके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें जो सबसे पहला ख्याल रखना है कि जब आपको फॉर्म मिले इनिशियल के बाद, उसको फॉर्म को फिल करना ना शुरू कर दें। उसको तसल्ली से पूरा फॉर्म पढ़ें, देखें कि उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है। जब आप ख़ुद तसल्ली से ईच एंड एवरी जो उसके पॉइंट्स हैं वो आप समझ गए, तो उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करें कि भाई ये अब मैं अपना आईएसएसबी फॉर्म भर रहा हूँ। राइटिंग जो आप उस पर लिखते हैं, राइटिंग पोर्ट्रेज योर माइंड सेट, कि जो आप राइटिंग लिख रहे हैं बेसिकली आपका हाथ नहीं लिख रहा, आपका हाथ जो सीधा या उल्टा नहीं लिख रहा, इट इज़ योर माइंड दैट इज़ कमिंग ऑन योर हैंड एंड इट इज़ कमिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर, जो कि आईएसएसबी फॉर्म है। तो उस पर राइटिंग लिखते वक्त जो मेन चीज़ का ख्याल रखें कि राइटिंग एक ही स्टाइल की हो। मीन्स अगर स्ट्रेट लिख रहे हैं तो स्ट्रेट करें, कैपिटल्स में लिख रहे हैं तो कैपिटल्स में पूरा फॉर्म लिखें, टिल्ट कर रहे हैं, टिल्ट राइटिंग में लिख रहे हैं तो टिल्ट में उसको करें। अदरवाइज़ जो डुअल स्टाइल की या रनिंग की और कैपिटल की जो आईएसएसबी फॉर्म आप भरते हैं, इट शोज़ योर डुअल पर्सनैलिटी, कि ये बंदा डुअल पर्सनैलिटी का है। देखिए ना, आप तो वहाँ भाई आईएसएसबी में नहीं गए। जिस तरह एक बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम आने से पहले बादल आ जाते हैं और वो बादल बता देते हैं कि कोई गरज चमक के साथ वेदर आ रहा है या कोई बिल्कुल बूंदाबांदी आ रही है या सिर्फ धूप ही आएगी। इसी तरह जेंटलमैन, आपकी जब आईएसएसबी फॉर्म आगे जाता है आईएसएसबी सेंटर में, तो वो आपको पूरी पर्सनैलिटी उनके सामने रख देता है और वो उस वक्त वो अपनी असेसमेंट करके बैठ जाते हैं कि ये लड़का तो फारिग है, या ये इसमें कोई करंट या स्पार्क या कोई एक शोला सा इसमें नज़र आता है। और वो क्या है, जस्ट अ क्रिटिकल, यू हैव टू लुक इनटू दी आईएसएसबी फॉर्म। आईएसएसबी फॉर्म को क्रिटिकली देखें और क्रिटिकली उसको फिल करें। राइटिंग मैंने आपसे कहा कि एक स्टाइल की राइटिंग रखनी है, डबल स्टाइल की जो राइटिंग है, इट पोर्ट्रेज दैट दी पर्सन इज़ हैविंग डबल माइंडेड पर्सन, और ये जो है वो डुअल पर्सनैलिटी का मालिक है। अपना नाम लिखते हैं कैपिटल में और सब कुछ, अगर और इट्स बेटर कि आप इसको कैपिटल में लिखें। अपना नाम लिखते हैं, तफसील से अपना पूरा नाम जो होता है वो लिखें। फादर का नाम होता है, फादर का नाम लिखना है। इस फॉर्म को भरते वक्त कंसीलमेंट ऑफ जो फैक्ट्स हैं, जो कि अपनी चीज़ों को छुपाने वाली चीज़ है, वो नहीं करनी, और जो बेवकूफ़ों की तरह इसको नहीं भरना। एक पता चले कि एक समझदार बंदे ने और एक थोरो बंदे ने, थोरोली एक चीज़ को देखने वाले बंदे ने भरा है, क्योंकि उनको थोरो पर्सनैलिटी चाहिए आईएसएसबी वालों को। फादर नेम आपने लिख लिया। फादर का, अब अक्सर लड़के जो गलती करते हैं, फादर का अगर लेट सपोज फादर सब्ज़ी फरोश है, लेट सपोज कि फादर सब्ज़ी फरोश है, तो वो सब्ज़ी वो उस पर लिखते हैं कि बिजनेसमैन या कि वेजिटेबल का बिजनेस है। नहीं जेंटलमैन, ऐसे नहीं करना। आपने लिखना है, यू शुड बी प्राउड दैट योर फादर इज़ सब्ज़ी वाला है और यू आर गोइंग फॉर दी आईएसएसबी। इस पर प्राउड फील करना है और इसको हाइडिंग ऑफ दी फैक्ट्स नहीं करना। ये बहुत, आप जब जाएंगे आईएसएसबी में, उन्होंने तो निकाल लेना है कि भाई फादर क्या करता है, उस वक्त फिर आप शर्मिंदगी हो रही होगी। और ये जो फॉर्म होता है, ये तीनों के पास जाता है, जीटीओ के पास भी जाता है, सेक्रेटरीज के पास भी जाता है, डिप्टी प्रेसिडेंट के पास भी जाता है।
जब भी वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं या आपसे बात कर रहे होते हैं, वो ये फॉर्म उनके सामने पड़ा हुआ होता है, इसकी पूरी पिक्चर उनके सामने होती है। अक्सर जो जिस तरह आगे फादर का नाम हुआ, फिर आपने मोहल्ला, रूरल है, अर्बन है, देहाती एरिया है, शहर का एरिया है, उसमें छुपाना नहीं है आपने कुछ भी, आपने उसमें एक एक चीज़ देनी है। भाई अगर कोई बंदा फैसलाबाद में रहता है तो फैसलाबाद जी घंटा घर और फलां फलां, ये नहीं करना। फैसलाबाद, घंटा घर, ये मोहल्ला, ये गली, ये घर का नंबर, ये पता चलता है कि ये एक बंदा इस जगह पे रहता है और अपनी रिहाइश को ओन करता है और अपनी जगह बता रहा है कि ये इस तरह कर रहा है। मैंने एक फॉर्म देखा, और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक फॉर्म देखा जिस पे लिखा हुआ था कि ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंडफादर नेम और ग्रैंडफादर ऑक्यूपेशन, उसको क्या किया हुआ था, लड़के ने निल किया हुआ था। और वो पता चला कि किसी एक ख़ास जगह से वो आए थे, तो उस तरफ के सारे लड़कों ने उसको निल लिखा हुआ। और एक क्वेश्चन था कि आर यू विडो, डिवोर्स, मैरिड और अनमैरिड, कि विडो हैं या डिवोर्स हैं या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उस पर उसने नॉट एप्लीकेबल निल लिखा हुआ, मतलब ना शादीशुदा ना गैर शादीशुदा है, ना विडो है ना डिवोर्स है। और वो उस खेप की सारी जो जिन लड़कों ने इस तरह भरा था, वो पूरी की पूरी लॉट ही फेल हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईएसएसबी फॉर्म फिलिंग की वजह से। तो ये कहने का मतलब है कि कंसीलमेंट ऑफ हाइट्स एंड फैक्ट्स जो हैं वो इसमें नहीं करने। कटिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ को आप लिख के काटते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा ना, इसको थॉरोली भरना है और बड़ा तसल्ली से पहले पढ़ के फिर उसको भरना है। आपने इसमें कटिंग की, कटिंग करने का मतलब है कि अगेन डुअल पर्सनैलिटी, इसको पता ही नहीं है कि क्या लिख रहा है और काट रहा है। तसल्ली से आपके पास 2, 3, 4 दिन, बल्कि हफ्ता भी होता है आईएसएसबी फॉर्म भरने का, तो उस पर कटिंग नहीं करनी। कटिंग गोज विद दी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। इस तरह अगर आपके इंटर के और मैट्रिक के नंबर हैं, इंटर मैट्रिक के नंबर हैं, आपकी परसेंटेज आई हुई है 66.6, तो अक्सर लड़के उसको 67 लिख देते हैं। तो 67 जब एक्चुअल में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स उधर जाएंगे वहाँ 66.6 लिखी हुई है, आप 67 लिख देंगे। इट इज़ दी हाइडिंग, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स, हाइडिंग ऑफ द फैक्ट्स। बस 66.6 को 67 कह दिया, तो वो यही बात आगे चल के प्रिडिक्ट करेंगे कि ये थोरो नहीं है। मतलब छोटी सी बात, जिस तरह लोग आजकल ख़ास तौर पे आपने देखा होगा सिविल में, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो 5 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। और वो उस ऐसे बंदे से आपका अगर वास्ता पड़े तो पता चलता है कि वो बंदा रिलायबल नहीं है। तो जब आप 66.6 को 67% लिख देंगे या फर्स्ट डिवीज़न लिख दें, व्हाट इज़ फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न का तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है, तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके असेसमेंट पे बहुत बुरा नेगेटिव असर आएगा उस पर। स्पोर्ट्स और हॉबीज़, जेंटलमैन, स्पोर्ट्स और हॉबीज़ जो हैं वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, उन दोनों को कभी मिलाएं ना। अब उस पर हम इधर डिटेल में बात नहीं कर सकते कि भाई स्पोर्ट्स क्या है और हॉबीज़ क्या हैं। और हॉबीज़ जो हैं जो कि हम स्टीरियोटाइप लिख देंगे, जी मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। जो आप करते हैं, ओरिजिनलिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी टू बी मेंटेन्ड ऑल द टाइम। आपकी पता चले कि ये ओरिजिनल बंदा है, अच्छा है या बुरा है। अच्छे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, बुरे हैं तो जब भी उसकी तरफ से हैं। हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप छुपाएंगे उन लोगों ने निकाल लेना है। तो ज़रूरत क्या है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाएं। इस तरह होता है कि फादर अलाइव हैं या डिसीज़ हैं। जिस जगह पे जेंटलमैन आपने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, NA नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, उसके आगे फिर आगे नॉट एप्लीकेबल का मतलब होगा कि भाई मेरा ताल्लुक ही नहीं है, ये मुझसे रिलेटेड ही नहीं है। नॉट एप्लीकेबल लिख के उसके आगे ब्रैकेट डाल के स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब नॉट, या अगर लिखने की ज़रूरत है तो नॉट एप्लीकेबल नहीं डालें। इस तरह फादर डिसीज़ हैं, ग्रैंडफादर डिसीज़ हैं या अलाइव हैं। अलाइव हैं तो टिक करें, वहाँ अलाइव और डिसीज़ का लिखा होता है, टिक करें और साथ लिखें भी, क्योंकि टिक तो छोटा सा होता है, फॉर्म तो इतना बड़ा है, उसकी राइटिंग जो है फॉन्ट उसका छोटा होता है, तो उस पर आप अलाइव का टिक करें तो उस पर लिखें भी कि फादर अलाइव हैं या ग्रैंडफादर हैं वो अलाइव हैं। तो अगर ये डिसीज़ हैं तो डिसीज़ पर टिक करें और साथ लिखें भी कि वो डिसीज़ हैं। ब्रदर और सिस्टर्स के बारे में ख़ास तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट सिलसिला होता है कि आपने अगर ब्रदर हैं, अक्सर लड़के लिखते हैं जी क्लास 8 में पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लिखें क्लास 8 में। कुछ लड़के लिख देते हैं अप्लाइड फॉर जॉब। अप्लाइड फॉर जॉब का मतलब है कि मतलब आईएसएसबी वालों को क्या पता चला कि अप्लाइड फॉर जॉब क्या, या कि स्टडी इन सेकेंडरी क्लास,
अब सेकेंडरी क्लास अगेन मार्जिन है, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज का बताया, तो सेकेंडरी क्लास ये नहीं लिखना, ये आपकी गलत इंप्रेशन जाता है कि ये बस जो है ना लाउबाली सा बंदा है, केयरलेस सा बंदा है कि जो सेकेंडरी में पढ़ रहा है। भाई सगा भाई है, सगी बहन है, पता होना चाहिए किस क्लास में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो क्या जॉब कर रहे हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उनके घर के एड्रेसेस, उनकी एज, उनकी एजुकेशन, यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। और दूसरा जो है जो मैंने आपको कहा कि जो राइटिंग है, राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगेन ये आपका जो ना माइंड सेट वहाँ शो करती है। अगर आपने शुरू में कैपिटल में लिखा है तो प्लीज़ उसको कैपिटल में ही लिखें, सारे फॉर्म को कैपिटल में लिखें। स्ट्रेट राइटिंग में लिखा है, स्ट्रेट राइटिंग में लिखें पूरा फॉर्म। टिल्ट में लिखा है तो टिल्ट में लिखें, किसी जगह पे आपने कैपिटल कर दिया, किसी में रनिंग फॉर्म में कर दिया, किसी में टिल्ट कर दिया, अगेन इट शोज़ योर डुअल पर्सनैलिटी। डुअल पर्सनैलिटी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दिमाग में लाजमी आपने रखना है कि ये ISSB फॉर्म आई एम एट द एंड आई एम रिपीटिंग कि ये इट इज़ आइदर बी योर अपॉइंटमेंट लेटर, योर रिकमेंडेशन लेटर, और इट कैन लीड यू टूवर्ड्स द नॉट रिकमेंडेशन, बिकॉज बिफोर योर अराइवल इन ISSB का जो स्टाफ है वो 50% आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन इस फॉर्म पे कर लेता है। सो दैट्स वाई आई कंसिडर इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर ISSB सिलेक्शन प्रोसेस। होप आपकी समझ में जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ज़रूर आए होंगे, और इसी तरह जो है आगे भी हम वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।